जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे आज लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इसके पहले हमने लोकतंत्र की विशेषताओं को जाना, लोकतंत्र के गुण को जाना। आज जानेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कि लोकतंत्र के खिलाफ कौन कौन से तर्क दिए गए हैं, क्या वास्तविक में लोकतंत्र सही है या नहीं है। तो इसके पहले हमने बहुत से ऐसे देश हैं उनके लोकतंत्र के बारे में देखा, जैसे कि चीन के बारे में देखा, मेक्सिको के बारे में देखा, सऊदी अरब के बारे में देखा और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में देखा। वहाँ पर लोकतंत्र संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। हम उन देशों को लोकतांत्रिक देश नहीं कह सकते क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उनके जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, या कहें कि बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो जनता को दिए जाने चाहिए वो नहीं है। और जो चुनाव होकर के जो नेता आ रहे हैं उन सबको मतलब अधिकार नहीं है, एक दूसरे व्यक्ति को विशेष अधिकार है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं। जो निष्पक्ष और स्वतंत्र लोकतंत्र होनी चाहिए, जो संवैधानिक होनी चाहिए, वो लोकतंत्र का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसलिए हम उसे लोकतंत्र की श्रेणी में नहीं रख सकते, है ना। इसके पहले हमने सऊदी अरब में देखा, सऊदी अरब में वहाँ की महिलाएं वोट अर्थात मत नहीं डाल सकती, और ऐसे और बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ बहुत से और ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत सारी लोकतंत्र संबंधी मतलब कमियां देखी जाती है। तो उन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए हमने लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिए हैं, ठीक है। और इसमें तर्क ये है कि किस प्रकार जो शासक होते हैं, जो बहुमत दल के नेता होते हैं, जिनको हम शासक बनाए रहते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उनको ये एहसास होने की आवश्यकता है। लेकिन इसके पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि इनके खिलाफ तर्क क्यों देते हैं, फिर इनके पक्ष में तर्क को वो जानेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। सबसे पहले अस्थिरता पैदा होती है। अब देखिए यहाँ पर अस्थिरता पैदा होती है लोकतंत्र के कारण। हर 5 वर्ष में या 4 वर्ष में या 6 वर्ष में चुनाव होता है। अलग अलग देशों में इसकी 4 वर्ष का है, कहीं 5 वर्ष का है, कहीं 6 वर्ष का है, लेकिन हमारे देश में 5 वर्ष का है। 5 वर्ष बाद सरकार बदलती रहती है और कोई नई सरकार आती है, जिससे अस्थिरता पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को ही ले लें, है ना। पहले बीजेपी की सरकार थी, अभी कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी की सरकार जाने के बाद अभी कांग्रेस की सरकार आई है, तो अस्थिरता फैल गई है। सही ढंग से जो जिम्मेदारियों का निर्वहन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए अस्थिरता पैदा हो जाती है। ठीक इसी प्रकार विभिन्न देशों में चुनाव होते हैं, तो वहाँ तत्कालीन जो शासक दल होते हैं, जब वो सत्ता में आती है तो अस्थिरता बन जाती है। सही ढंग से मतलब कार्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं हो पाता है। इन कारण जो राजतंत्र चलना चाहिए, जो शासक चलना चाहिए, वो नहीं चल पाता, इसलिए अस्थिरता पैदा हो जाती है। दूसरा ये नैतिकता का स्थान नहीं। अब देखिए ये जो लोकतंत्र है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये राजनीतिक गलियारे से होकर के गुजरता है। साथ ही साथ ये सत्ता दलों का खेल है। जितने भी सत्ता दलों हैं उनका खेल है, एक दूसरे पर वो छींटाकशी करते हैं, मतलब तंज कसते हैं। तो इस प्रकार इसमें नैतिकता का अभाव देखा जाता है। और लोकतंत्र, इसके पहले हमने विशेषता में पढ़ा कि स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, ऐसी भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखें तो नैतिकता का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। एक नेता दूसरे नेता पर तंज कसते हैं, दूसरे नेता उस नेता पर तंज कसते हैं, है ना। और नैतिकता की बात ही नहीं होती, यहाँ पर न्याय की बात ही नहीं होती, है ना, सही गलत की बात ही नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को बदनाम करने पर तुले होते हैं। इसलिए यह अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। ये भी फैसले में देरी। बहुत से ऐसे नेता होते हैं जो फैसले में देरी करते हैं। फैसले में देरी करने के कारण जो विकास कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं, या कहें किसी निर्णय को लेना होता है, जैसे भारत पाकिस्तान मुद्दे हो या चीन और भारत के मुद्दे हो, है ना। इस मुद्दों को लेकर के जो निर्णय लेने होते हैं वो सही ढंग से नहीं ले पाते। इस कारण निर्णय लेने में देरी होती है, और निर्णय लेने में देरी होने के कारण वो विदेशी देश या कहें आक्रमणकारी देश हमारे कुछ सीमाओं पर अटैक कर लेते हैं, जिनके कारण हमें नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि निर्णय लेने में देरी न करें। चौथा है लोगों की हितों का पता नहीं। बहुत से ऐसे मतलब
राजनीतिक जो नेता होते हैं, जनता को क्या चाहिए, जनता के हितों की रक्षा का पता ही नहीं है, जनता को क्या आवश्यक है ना, जनता की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो इन सारी आवश्यकताओं की उनको पता ही नहीं होता है, जिसके कारण जनता के वो सही मार्गदर्शन नहीं ले पाते हैं। पांचवा, खर्चीली और भ्रष्टाचार। यहाँ पर कहा गया है लोकतंत्र प्रणाली एक प्रकार से देखें तो खर्चीली प्रणाली है ना। चुनाव कराते हैं तो इसमें सबसे पहले शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं, कहाँ कहाँ पर पोलिंग बूथ वो करना होता है, कैसे प्रचार करना होता है, और अनेक प्रकार की मतगणना होता है, उसमें खर्च होता है, फोर्स की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि यह खर्चीली प्रणाली है। अब दूसरा कहा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का तात्पर्य यह है कि भ्रष्ट आचरण। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भ्रष्ट आचरण से युक्त होते हैं, जो अपने दल को जिताने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। अभी पिछले साल बिहार में है ना देखा गया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कतार में खड़े वोट डालने के लिए उनके बदले वो स्वयं मतलब डाल रहे हैं, मतलब मतदान कर रहे हैं, ऐसा मतलब वीडियो सामने उभर करके आया था। तो ये भ्रष्टाचार की एक प्रकार से परंपरा है। लेकिन अगर सरकार को चाहिए लोकतंत्र को मजबूत और सुदृढ़ बनाना है तो इसके लिए उनको सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है। इसके लिए फोर्सों की आवश्यकता होगी, जवानों की आवश्यकता होगी, है ना। अच्छे लोगों को वहाँ पर नियुक्त किया जाए जहाँ पर संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसके जो भ्रष्टाचार है उनको रोकने के लिए कदम वो कर सकते हैं। लेकिन ये भ्रष्टाचार दिखाई देता है कभी कभी। तो हम जो आजकल ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन है, उसको हम दबाते हैं तो कोई दूसरा बटन दबता है, अर्थात तात्पर्य है कि लाल जो दबता है वो मान लेते हैं हम ऊपर बटन दबाए तो नीचे वाले में वो लाल जलता है। इससे सिद्ध होता है कि हमारा वोट उसमें नहीं गया, इसमें गया है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। साथ ही साथ ईवीएम हैक हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये हैक हो जाता है, जिनके कारण भ्रष्टाचार होते हैं और जो अच्छे नेता होते हैं वो जीत नहीं पाते। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार की समस्या खुलकर सामने आती है। अभी बिहार में ही आया था, पहले उनको जीत घोषित कर दिया, फिर बाद में कहा जाता है कि आप हार गए हो इतने वोटों से। तो ये होता है भ्रष्टाचार। छठवां, ये सामान्य लोगों को पता नहीं। अब देखिए बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है ना। बहुत सी योजना ऐसे हैं जिनका क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन जन जागरूकता की कमी के कारण लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कौन सी उनके हितों के लिए है, कौन सी मतलब योजना है जो लोगों के लिए है। जैसे कि जनधन योजना, और आजकल नहीं होता बाल विवाह योजना, बहुत से ऐसी योजना, प्रधानमंत्री योजना, मुद्रा लोन योजना, इन सारी योजनाओं को जनताओं को पता ही नहीं होता है। सातवां, निरंकुशता व तानाशाही। बहुत से ऐसे शासक होते हैं, कहने का तात्पर्य है कि लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत जो बने सरकार होते हैं वह निरंकुश होते हैं, तानाशाही होते हैं। जैसे कि चीन की सरकार, और यहाँ पर परवेज मुशर्रफ को ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे और बहुत से देशों में देखा जाता है कि वो तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं और लोगों पर अपना विचार थोपते हैं, जिनके कारण जो लोग हैं तानाशाही जो प्रक्रिया है उनको झेलते हैं और देश कई वर्षों तक पीछे चला जाता है। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि तानाशाही प्रवृत्ति से ऊपर हटकर सोचना चाहिए। आठवां है वंशवाद पर आधारित। अब देखिए यहाँ पर वंशवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वंशवाद की परंपरा केवल राजा महाराजाओं के समय ऐसा होता था, जब राज शासन व्यवस्था था उस समय वंशवाद की परंपरा थी। लेकिन आज स्थिति यह बन गई है कि कोई नेता है, उनका बेटा नेता बन रहा है, उनका बेटा नेता बन रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति यहाँ भी देखी जा रही है ना। जैसे कि लालू प्रसाद का बेटा क्या बोलते हैं उनका नाम, तो वो भी नेता बन गया, फिर उनका बेटा भी नेता बनेगा। मतलब कुल मिला के चले देखें तो ये वंशवाद की परंपरा पर आधारित है। तो इस प्रकार देखा जाता है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, तो इस प्रकार के तर्क सामने उभर करके आता है। और बहुत सारे ऐसे तर्क होंगे जो मानव हित में नहीं है, मानव जाति के खिलाफ है। तो इसलिए ये है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। अस्थिरता पर आधारित, नैतिकता का स्थान नहीं, फैसले में देरी, लोगों के हितों का पता नहीं, खर्चीली तथा भ्रष्टाचार, सामान्य लोगों को पता नहीं, निरंकुशता व तानाशाही, वंशवाद पर आधारित। अब यहाँ पर ये हो गया आपका लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। आइए देखते हैं पक्ष में क्या है।
आइए देखते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो इसके पहले हमने देखा लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क। तो इसमें बहुत सारे तर्क दिए गए जिसमें लोकतंत्र के द्वारा लोकतंत्र की जो सरकार बनते हैं उसके द्वारा जनताओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं के चलते अस्थिरता पैदा होती है। अस्थिरता के कारण जो देश विकास गति में होना चाहिए वह विकास गति नहीं हो पाता, इसलिए समस्याएं आती हैं देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है और उन समस्याओं के कारण हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। तो सबसे पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सन 1958 और 61 के बीच में चीन में भारी अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण लगभग 3 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या भूखमरी के कारण मर गए। ठीक है, भूखमरी के कारण मर गए क्योंकि उस समय वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, है ना, राज शासन व्यवस्था था। इस कारण क्या हुआ, वहाँ 3 करोड़ लोग मर गए। और भारत में भी समस्या आई, लेकिन उस समय हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिनके कारण उचित निर्वहन किया गया। कहने का तात्पर्य है कि जो खाद्य सामग्रियों का भंडार है उनको खोल दिए गए, जिनके कारण जो लोग मरने थे उतनी ज़्यादा नहीं मर पाए और हमारी जो देश की स्थिति थी उस समय अच्छी थी। ठीक है, उस समय अच्छी थी, लेकिन हम दोनों देशों की तुलना करें तो चीन की अपेक्षा भारत ने लोकतांत्रिक देश होने के नाते एक अच्छा प्रयास किया, जिस कारण हम बहुत संख्या में लोगों को बचा पाए। तो यह बहुत ही आवश्यक है लोकतांत्रिक देशों में। और जो राज शासन व्यवस्था होता है वहाँ ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि शासन केवल एक व्यक्ति के हाथ में होता है और आपस में चर्चा करके ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए वहाँ के लोग लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए, मर गए भूख से। तो ये देखते हैं पहला निर्णय लेने में कमी। अब देखिए निर्णय लेने में जल्दबाजी, निर्णय लेने में जल्दबाजी। पक्ष में हम कार्य करें, ध्यान दीजिए। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हम मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं, जैसे कि शिक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, रेल मंत्री, है ना, परिवहन मंत्री, अनेक प्रकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और किसी भी समस्या को लेकर के पहले से दूरवर्ती सोच रखते हुए हम कार्य योजना बनाते हैं। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में जल्दबाजी होती है, हम जल्दी लेते हैं, जिस कारण आप किसी भी समस्याओं का आसानी से समाधान कर सकते हैं। दूसरा है जरूरतों का ध्यान। अब यहाँ यह कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जरूरतों का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक लक्ष्य रखा जाता है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था क्या होगी, हम किस किस क्षेत्र में काम करेंगे, हम उद्योगों के क्षेत्र में कैसे काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे काम करेंगे। तो उस पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य रखा जाता है और उस लक्ष्यों के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस प्रकार लोगों की जरूरतों को ध्यान रखा जाता है कि आम जनता को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको शिक्षा चाहिए, आने जाने के लिए परिवहन, सड़क व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, अनेक प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। इन सुविधाओं को ध्यान में रखा जाता है, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से। तीसरा देखते हैं पक्ष विपक्ष का होना। अब देखिए पक्ष है, विपक्ष भी होना चाहिए, लेकिन जो राज शासन व्यवस्था होता है उसमें पक्ष विपक्ष नहीं होता, केवल एक ही व्यक्ति होता है, वह है एक प्रकार से देखें तो पक्ष है। ठीक है, तो ये जो पक्ष विपक्ष होता है वो क्या होता है, सरकार को उनकी गलतियों का आईना दिखाता है कि सरकार ने कौन कौन से कार्य नहीं किए, उस पर सही करने चाहिए थे, इस प्रकार से आईना दिखाता है। और ये जो पक्ष विपक्ष होता है यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। अगर विपक्ष ही नहीं होंगे तो उनको कौन आईना दिखाएगा। लेकिन आजकल लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया भी सरकार को आईना दिखाता है, ठीक है, कि उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इस पर उन्हें काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, रेलवे पर काम करना चाहिए, इस प्रकार से आईना दिखाता है। उसी प्रकार विपक्ष भी आईना दिखाता है और उनके नक्शों कदम पर चलने का प्रयास करता है। और जहाँ भी कमियां हो रही हैं तो वहाँ सरकार क्या करती है, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसलिए पक्ष विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। चौथा गुण है मतभेद व टकराव को दूर करना। अब देखिए हमारे देश में विभिन्न धर्म समुदाय, विभिन्न धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं ना, सबकी विचारधाराएं अलग अलग होती है।
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के माध्यम से लोगों के मध्य जो टकराव है, मतभेद है, उनको दूर किया जाता है। कई तो लोग अपनी संस्कृति को लेकर मतभेद करते हैं, कोई जाति को लेकर मतभेद करते हैं, कोई धार्मिकता को लेकर के क्या करते हैं, मतभेद और टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। और अनेक प्रकार के दंगे होते हैं, धार्मिक दंगे होते हैं, जातिवादी दंगे होते हैं, तो उन दंगों को क्या किया जाता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के माध्यम से दूर किया जाता है। पांचवा नागरिकों से रिश्ता। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जब नागरिक किसी अपने में से किसी एक व्यक्ति को सरकार चुनी है, तो वह सरकार नागरिकों से क्या बनती है, एक प्रकार से रिश्ता कायम करती है, ठीक है। और उन्हीं रिश्ता के माध्यम से वह नागरिकों का एक हैसियत होता है। हैसियत का तात्पर्य यह है कि उसकी भूमिका क्या है, मतलब लोकतांत्रिक सरकार में उसकी भूमिका क्या है, उस भूमिका के आधार पर सरकार को उनके लिए योजनाएं लाती है और ये अनेक प्रकार के रोजगार मुहैया कराती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नागरिकों से उनका रिश्ता होता है सरकार का। नेक्स्ट है राजनीतिक समानता। अब यहाँ पर कहा है राजनीतिक समानता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो राजनीतिक समानता की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो राजनीतिक समानता के माध्यम से जो छोटे छोटे दल होते हैं, छोटे छोटे पार्टी होते हैं, है ना, उसमें समानता की स्थिति नहीं बनी रहती है, ठीक है। तो इसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। आइए चलते हैं गलती ठीक करने का अवसर। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि गलती को ठीक करने का पर्याप्त अवसर होता है। मान लीजिए कि सरकार द्वारा कोई गलती कर दी या गलत योजना लागू कर दी, तो उनको गलती ठीक करने का पर्याप्त अवसर होता है। कहने का तात्पर्य है कि अभी किसान बिल लागू हुआ है, जो किसानों को लगता है कि वो हमारे खिलाफ में है, ठीक है, हमारे खिलाफ में है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनको वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो भी गलती होती है उनको ठीक करने का पर्याप्त अवसर होता है। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है और बहुत सारे तर्क हो सकते हैं जो मानव कल्याण और मनुष्य के कल्याण के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर चर्चा करेंगे लोकतंत्र के पक्ष में और विपक्ष में। देखिए, हम दोनों मुद्दों पर बात किए, पक्ष और विपक्ष में, तो हम कुल मिलाकर के हम एक प्रकार से निष्कर्ष निकालें तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इसमें हर साल राजा बदलता है, ठीक है, राजा बदलता है, लोग अपने अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं और वो उन पर शासन करता है। इसलिए ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र है अर्थात जो राजतंत्र है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो विपक्ष में तर्क आया था वो कुछ हद तक तो सही है, लेकिन वास्तविक में जो पक्ष में तर्क है वो बहुत ही फायदेमंद है। वो जनता को सही राह दिखाता है, जनता के लिए कार्य करती है सरकारें और अनेक प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करती है। मैं मेरे हिसाब से या अन्य सभी शिक्षाविदों के हिसाब से यही हो सकता है कि ये लोकतंत्र शासन प्रणाली बहुत अच्छी है ना, क्योंकि जो राजा वाला व्यवस्था होता है अर्थात राज शासन होता है वो उतना सही नहीं होता। और ये जो लोकतांत्रिक शासन है इसमें सरकार बदलती है, नई योजनाओं को लाती है, अनेक प्रकार के कार्यों का अच्छे से निर्वहन होता है, यह बहुत अच्छे से है लोकतंत्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट है। आइए चलते हैं लोकतंत्र का बेहतर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा कि लोकतंत्र क्या है को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमने इस अध्याय में देखा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की गुण विशेषताओं को जाना और उन मुद्दों को समझा जिसमें लोकतंत्र की आवश्यक पहचान कराती है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। देखिए, हमारे समय में लोकतंत्र का आम स्वरूप है, उनका रूप या एक प्रकार से देखें तो उनका प्रकृति है
प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र अर्थात किसी एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व। और हम देखते हैं सरपंच बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम पर प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात एक प्रकार से शासन करते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। अब देखिए, अब अक्सर कहा जाता है कि बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि जो बहुमत दल के बहुत से ऐसे मंत्रिमंडल होते हैं वो लोग शासन नहीं चलाते। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने की उसकी बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। अब देखिए, बहुमत दल के नेता को क्या किया जाता है, शासन बना दिया जाता है या सरकार बना दी जाती है। तो वो क्या करते हैं, चुने हुए नेताओं वहाँ पहुँचते हैं और वो क्या करते हैं, जनता पर अपना हुकूमत चलाते हैं। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसले लेने, यानी जो शक्तिशाली न हो उनका भी किसी फैसले में उतना ही मत होना जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। अब देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो सबसे पूछ लिया जाता है ना, कि यह जो विचार है या जो हम योजना लागू कर रहे हैं या जो क्रियान्वित कर रहे हैं क्या जनहित में है कि नहीं है, शक्तिशाली है कि नहीं है। इस प्रकार से क्या किया जाता है, सबसे राय लिया जाता है। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अब देखिए, यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो परिवार पर भी लागू होती है, संगठन पर लागू होती है, किसी कंपनी पर भी लागू होती है, क्योंकि उसका मुखिया ठीक है सबसे पूछता है तुम्हारी क्या राय है, हमारा क्या राय है, आपस में राय को व्यक्त करते हैं, फिर किसी कार्य को क्रियान्वित करते हैं जो सफल होता है। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों की राय बहुत ही आवश्यक है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासकों द्वारा करना चाहिए। यहाँ पर कहा है कि कभी कभी हम लोकतंत्र का प्रयोग हम आदर्शों के लिए करते हैं, ना कि सरकार के लिए करते हैं, है ना, आदर्शों के लिए करते हैं और इन्हें पाने के लिए लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। प्रत्येक जितनी भी सरकार है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, वह हमारे देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और उन आदर्शों को पाने के लिए जो आने वाले सरकार है ना, उन आदर्शों के नक्शो कदम पर चले। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। अब देखिए, एक अच्छा विचार आया है, इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगी जब इस देश में किसी व्यक्ति को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में समान भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन, पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अब यहाँ पर कहा है कि लोकतंत्र के अंतर्गत सभी की समान भूमिका होनी चाहिए और कहा है कि प्रत्येक को सूचना मिलनी चाहिए, बुनियादी शिक्षा मिलनी चाहिए, बुनियादी संसाधन मिलनी चाहिए और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ये लोगों के अंदर एक प्रकार से आत्मविश्वास झलकनी चाहिए और सरकार की भी यह जिम्मेदारी है कि उनको सूचना मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको बुनियादी संसाधन मिले और पक्की निष्ठा प्राप्त हो। इसके लिए सरकार को भी कदम उठाने की आवश्यकता है और इसके लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की आवश्यकता है। इस लेख में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की। आज हम लोकतंत्र के बारे में जाने तो इसमें लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था कैसे चलती है ना, उनकी विशेषता क्या है, इनके बारे में जाना, लेकिन हम बेहतर और उनके बारे में डीपली नहीं जान पाए।
इस समय में सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है। लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढांचा ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। अब देखिए, लोकतंत्र को हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में कहीं भी लागू कर सकते हैं और इसकी ढांचा को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए जो सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। बिल्कुल सही। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। अब कई देश ऐसे छोटे हैं जहां पर लोकतांत्रिक फैसले लेने के कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने की कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? तो हाँ, हम अनेक फैसले कर सकते हैं। जिस प्रकार शासन व्यवस्था में किसी कार्यों को नियोजित करना है, संचालित करना है, क्रियान्वित करना है, तो आपस में मंत्रिमंडल बैठकर क्या करते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं, है ना, सही है कि गलत है। ठीक उसी प्रकार हमारे आम जीवन में, हमारे गांव स्तर पर, हमारे पंचायत स्तर पर अनेक प्रकार के फैसले ले सकते हैं, है ना, आपस में पूछ करके। आजकल जनमत लोगों से राय लिया जा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर लोगों का फैसला सकारात्मक दृष्टि से सही आ रहा है तो उन फैसलों पर कायम होना पड़ रहा है। अभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने, वहाँ के सीएम है, उन्होंने जनमत इस मुद्दों पर जनमत मत करवाया था, जिनके अंतर्गत उनके पक्ष में तर्क आया था। तो उसी कार्यों को वो करने लगे, जैसे कि ऑड इवन, है ना, ऑड इवन, ये उस समय बहुत प्रचलित था। आइए अब देखते हैं लोकतंत्र और शिक्षा। अगर हम नागरिक से अपेक्षा है कि सार्वजनिक कामकाज में भाग लें और शासन के काम में निगरानी रखें, तो कानून और संविधान के प्रावधानों को समझें तथा देश की जरूरतों को समझकर नीति कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हो। अब देखिए, हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होंगे तभी वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अच्छे से भाग ले सकेंगे और सरकार की अनेक प्रकार की जो नीतियाँ हैं, योजना है, उनको जान सकेंगे और वो उनके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में वहाँ के नागरिकों को शिक्षित होने का अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश के बहुत से हिस्सों में शिक्षा का अभाव देखा जाता है। शिक्षा के अभाव के कारण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सही ढंग से नहीं कर पाते, इसलिए यह समस्या बनी होती है। हर नागरिक शिक्षित हो और कुछ सामान्य क्षमता हो, कुछ जानकारी हासिल करे। लोकतंत्र न केवल यह मांग करता है कि हर नागरिक शिक्षित हो, बल्कि वह कि नागरिकों को एक स्तर तक समान शिक्षा मिले। अब यहाँ पर कह रहा है कि लोकतांत्रिक का तात्पर्य ये नहीं, लोकतांत्रिक शिक्षा का तात्पर्य यह नहीं कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिले, बल्कि उनके स्तर में और बढ़ोतरी हो, उनमें सुधार हो, है ना। तो शिक्षा यही चाहता है कि उनके अंदर सुधार हो, उनके गुणों में गुणोत्तर वृद्धि हो, यही चाहती है। तो यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करने के लिए बाध्य है। ठीक है, नागरिकों के बीच असमानता को बढ़ावा देता है, जो कि लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। कई तो मतलब बुनियादी शिक्षा नागरिकों के बीच असमानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, असमानता को बढ़ावा देता है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार के नुकसान झेलना पड़ सकता है। जहां लोकतांत्रिक क्रांतियां हुई वहां स्तरीय सार्वभौमिक शिक्षा की मांग उठी है। अब देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, भारत ना, तो भारत लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ सार्वभौमिक शिक्षा की मांग हो रही है, अर्थात एक समान शिक्षा। लेकिन हमारे देश में एक समान शिक्षा की बात ही नहीं हो रही है ना। सबसे पहले सरकारी स्कूल, दूसरा प्राइवेट स्कूल और उससे उच्च केंद्रीय विद्यालय। ठीक है, तो केंद्रीय विद्यालय अर्थात जो शिक्षा का स्तर बढ़ गया और हम समान शिक्षा की बात करते हैं, तो समान शिक्षा हम कहाँ दे पा रहे हैं? अगर देना है तो सबको केंद्रीय शिक्षा में तो शिक्षा दो, नहीं तो सामान्य शिक्षा में दो। ठीक है, लेकिन ये जो शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इसमें समान शिक्षा की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, समान शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन वो समान शिक्षा है ही नहीं है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो अभी सरकारें हैं, उसको इस पर काम करने की आवश्यकता है।